अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हम इस घंटे में बात करेंगे गुर्दों के आलमी दिन के बारे में। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाते हैं ताकि आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब कर सकें। आलमी इदारा सेहत, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के बाहिनी इश्तराक से दुनिया भर में हर साल मार्च के दूसरे जुमेरात को गुर्दों का आलमी दिन बनाया जाता है, जिसे हम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन यानी एवरीवेयर लिविंग वेल विद द किडनी, यानी आप सेहतमंद गुर्दों के साथ हर एक के लिए और हर जगह आप अपनी ज़िंदगी सेहतमंद गुर्दों के साथ गुजार सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण निसार, और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे फ्रॉम किडनी सेंटर। शी इज़ अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, और हम बात करेंगे कि गुर्दे हमारे जिस्म में कितनी अहमियत के हामिल हैं और किस तरह हमें अपना वो लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए जिसमें हम अपने गुर्दों का देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर किरण नासिर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर द किडनी सेंटर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, गुर्दों का आलमी दिन, कल पूरी दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे सामीन को ये बताइए कि गुर्दे हमारे जिस्म में उसका क्या रोल है, हमारे जिस्म में गुर्दे की क्या अहमियत है और हम ये आलमी दिन क्यों मनाते हैं। अच्छा देखिए, गुर्दे हमारे जो है वो जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं नॉर्मली। अगर कुछ लोगों के पैदाइशी तौर पे 1 गुर्दा भी हो सकता है, पॉसिबल होता है वो भी। लेकिन नॉर्मली 2 गुर्दे होते हैं जो कि कमर की तरफ, पीछे की तरफ पेट के अंदर होते हैं, ठीक है? और गुर्दे जो हैं वो नॉर्मली लोग समझते हैं कि बहुत जैसे दिल को जिस तरह अहमियत दी जाती है उस तरह गुर्दों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि गुर्दे हमारे ज़िंदगी के वाइटल ऑर्गन्स में से शामिल हैं। 4 बड़े अज़ा जो हैं जिनके बगैर ज़िंदगी गुज़ारना मुमकिन नहीं है, उसमें इसका शामिल हैं वो। और इसकी रीज़न ये है कि ये फ़िल्टर प्लांट है, ठीक है? हमारे जिस्म में जैसे हम खाना खाते हैं और जिस्म में अंदर ही कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा निज़ाम है कि वो उसमें टूट-फूट होती रहती है, हमारे जिस्म में मसल्स बनते रहते हैं, पट्ठे बनते हैं और उसका ब्रेकडाउन होता रहता है। ये कुदरती अमल है जो कि होता है। उसके अलावा हम बहुत सारी ग़िज़ाइयत लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उन सब को हैंडल करने का काम जो है वो गुर्दों का है। और गुर्दों का मकसद यही होता है कि वो उस सारी चीज़ों को जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिमूव करें बॉडी से। जो भी फाजिल आदा है, जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है वो उसको निकाल देते हैं। इसके साथ ही एक्स्ट्रा पानी जो हम पीते हैं उसको भी वो खारिज कर देते हैं। इसके अलावा हमारे गुर्दे जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के जो हामिल हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बहुत अहमियत है। उसका रीज़न ये है कि तमाम जितने भी मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब के को कंट्रोल करना, बॉडी में एक लेवल पर रखना, ये सब भी गुर्दों का काम है। उसके अलावा ब्लड बनाना, ब्लड की जो जब हमारा फाइनल ब्लड बनता है जो कि हमारे ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी होता है, हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है, वो भी फाइनल वहाँ पर एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। इस एरिथ्रोपोइटिन से जो है ब्लड बनता है। और इसके साथ-साथ जो एक और बहुत अहम काम जो गुर्दों का है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमारी बॉडी में बन रहा होता है सन की रेज़ की मदद से, वो जब तक फाइनल स्टेज में नहीं आता, जब तक गुर्दों में वो कन्वर्ट ना हो। तो अगर किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे होते तो विटामिन डी नहीं बन पा रहा होता सही प्रॉपर तरीके से, जिसके नतीजे में हड्डियाँ, बोन्स का डैमेज होना, कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, टूट सकती हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो मतलब लाइक गुर्दों का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ाज़िल आदा मादे को निकालना नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे फ़ंक्शंस हैं, तो इसलिए हमारे गुर्दे बेइंतहा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है वर्ल्ड किडनी डे का, तो वर्ल्ड किडनी डे हम लोग जो मनाते हैं वो आईएसएन ने शुरू किया था। आईएसएन और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ किडनी डिजीज़ ने स्टार्ट किया था और उसका मकसद जो था वो अवेयरनेस फैलाना है। मतलब लोगों को आगाही देना है गुर्दों की अहमियत के बारे में, गुर्दों के अमराज़ के बारे में। और जितना मतलब हर साल इसका एक थीम होता है, हर दफ़ा हमारा एक डिफरेंट थीम होता है और उस पे हम लोग काम करते हैं। और पूरे दुनिया में जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं अपने पेशेंट्स के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ इन्वॉल्व होके हम कोशिश पूरी हमारी होती है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दरमियान आगाही गुर्दों के अमराज़ के मुतालिक फैलाएँ। इस दफ़ा का जो थीम है वो है लिविंग विद द किडनी डिजीज़। मतलब गुर्दे के जिन लोगों को मर्ज़ है, ऑलरेडी हो चुका हुआ है
उसके साथ कैसे रहा जाए, ये थी मैं इस दफ़ा का। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे और अमराज़ भी देखे गए हैं जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है, जो कहीं न कहीं भी किडनी का मर्ज़ का सबब बनता है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बिलख़ुसूस आबादी का तकरीबन 1 दहाई यानी 33% हिस्सा ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और गुर्दे में पथरी के शिकार लोगों का मौजूद है। तो आप क्या समझती हैं कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल, ठीक है, आदात की बात करना चाहती हूँ। बेसिकली हम गुर्दों की बीमारियों पे तो यकीनन बात करते ही हैं, लेकिन ये हम उस वक्त बात करते हैं कि जब वो बीमारी हो चुकी होती है और हमें फिर डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहूँगी कि आज के इस आलमी दिन पर हम बात करें कि गुर्दों को मुतासर करने वाली ऐसी कौन सी आदात होती हैं जिसको हमें शुरू से ही ख्याल रखना चाहिए ताकि हम उन एक्यूट और क्रियोनिक गुर्दों की डिजीज़ पर ना पहुँच सकें। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बीमारियाँ जिनका आपने ज़िक्र किया है, जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसमें से नंबर 1 पे डायबिटीज़ है, जो कि इस वक़्त नंबर 1 कॉज़ है किडनी फेलियर का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम मुल्कों में। और ये जो है तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत, और इसमें बहुत बड़ा हमारा जो रोल है वो लाइफ़स्टाइल का है। लाइफ़स्टाइल का रोल इसलिए है कि पहले के मुकाबले में अब हमारी लाइफ़ ज़्यादा सेडेंटरी होती जा रही है, ख़ास तौर पे सिटीज़ में जो शहर हैं, शहरों में जो लाइफ़स्टाइल है, ज़्यादा काम करते हैं हम लोग, ज़्यादा ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, ऑफ़िस वर्क ज़्यादा है, एक्सरसाइज़ नहीं है, डाइट का इतना प्रॉपर ख़्याल नहीं रखते, जंक फूड ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये दियाबितीज़, मोटापे का बायस बन रही हैं और ब्लड प्रेशर का, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो गुर्दों को स्पेशली जो डायबिटीज़ है वो गुर्दों को काफ़ी मुतासिर करती है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत गुर्दों को मुतासिर करता है। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है उसका कंट्रोल ना होना, मतलब एक बीमारी तो हो गई आपको, लाइक के शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन उसको कंट्रोल ना रखना, उसका प्रॉपर इलाज ना कराना, उसका लाइक उसका उससे ये होता है कि ग्रेजुअली ओवर द टाइम पीरियड सब कुछ अरसे के बाद गुर्दे डैमेज होते चले आते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो हमारा दवाइयों का इस्तेमाल है। ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम जब भी फार्मेसी पे जाते हैं, हम कोई सी भी दवा खरीद लेते हैं, स्पेशली पेन किलर्स, दर्द की दवाएँ। दर्द हुआ, कोई सी भी दवा ले ली और वो फार्मासिस्ट ने दे दी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। तो ये सारी दवाइयाँ भी जो हैं, वैसे ये सब बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती और जो होती है ना, वो नुकसानदेह होती है, चाहे वो ग़िज़ा की हो, चाहे वो अद्वियात की हो। इसी तरह बेतहाशा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है। सिर्फ यूरिन डीआर की रिपोर्ट देखी, उसमें थोड़े पस्टल्स हैं और किसी ने आपको एंटीबायोटिक दे दिया, आपने खुद ही ले ली। या थोड़ा सा गला खराब हुआ, वो फ्लू था, बेसिकली वायरल इन्फेक्शन था जिसका कि बैक्टीरिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था और एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन लोग ले लेते हैं, खुद से ही ले लेते हैं, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये मल्टीपल एंटीबायोटिक्स भी जो बिला वजह ली जाती हैं, ये भी गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा हमारी यहाँ दूसरे इलाज भी मौजूद हैं, जैसे हकीमों की दवाएं हैं, होम्योपैथिक्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो उन सब में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि किडनी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि किडनीज बहुत सेंसिटिव होती है और ये सारी चीज़ों को वो किडनीज ही खारिज कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा गर्मी, धूप और ज़्यादा पसीने का आना, क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे जो हमारे इंटीरियर के इलाके हैं, इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब के, उनमें बेतहाशा गर्मी होती है। तो उस वक्त डिहाइड्रेशन जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है किडनी इंजरी में। तो इसलिए अच्छा सा अपना आपको हाइड्रेट रखना भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे पास छोटा सा टाइम चेक है। टाइम चेक के बाद बात करेंगे कि कौन सी इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कि हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने गुर्दों को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट भी करवाएं। सामीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून विद अस। 11:15 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में,
جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر کرن ناصر، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر دی کڈنی سینٹر۔ آج ہم گردوں کے عالمی دن پر گردوں کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ گردے کا شمار یقیناً ہمارے جسم کے ایک اہم ترین حصے میں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم سے بہت سے افراد اس طرح کی ہیں کہ جو ان کی اہمیت کا اندازہ ان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کا مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کرن نے بہت اچھے سے بتایا کہ کون سی عادات ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے جس سے ہم گردوں کی بیماریوں سے دور رہ سکیں، اور یقیناً ہیلدی لائف سٹائل۔ ڈاکٹر کرن، میں بات کرتی ہوں ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہیلدی لائف سٹائل ہمیشہ یقیناً ہمیں بیماریوں سے دور رکھتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ اچھا ڈاکٹر کرن، اسکریننگ کے بارے میں چاہوں گی۔ یوزلی ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہمیں بھی اپنے کسی نہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے، یا ہمیں ہمارے جسم اگر ہمیں کسی بات کی تکلیف دے رہا ہے تو اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گردوں کی اسکریننگ کے کوئی پرٹیکولر ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ایک عمر سرٹن ایج کے بعد اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تب بھی ہمیں کروا لینے چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ کہ دیکھیں جو گردوں کی علامات ہوتی ہیں نا بیماریوں کی، وہ عموماً بڑی جنرل قسم کی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ خون کی کمی سے بھی انسان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، ٹائرڈنیس فیل ہوتی ہے، تو لوگ نا اس چیز کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، اور اس کے لیے مطلب یہ نہیں سمجھتے کہ وہ شاید اس کی علامت ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرتے اتنی زیادہ، کیونکہ یہ تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے اسی طرح پاؤں پہ سوجن آنا یا سانس پھولنا، الٹی متی کا ہونا، یہ سب بھی علامتیں ہوتی ہیں جو کہ معدے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ گردے کی امراض کی وجہ سے ہو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اسکریننگ کے، ہم لوگ بالکل نارمل ہے، اگر کوئی شخص اسے کوئی بیماری نہیں ہے کسی بھی قسم کی، تو آئیڈیل جو سچویشن ہے اس میں تو ہر سالانہ چیک اپ ہونا چاہیے ہر بندے کا، اسپیشلی 40 ایئرس کے بعد تو سب کا چیک اپ ہونا چاہیے، جس میں کہ کچھ گردے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بڑے آسان سے 2 ہی ٹیسٹ ہیں جس سے کہ گردوں کے امراض کا کافی حد تک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، جس میں ایک سیرم کریٹنن کا ٹیسٹ ہے۔ سیرم کریٹنن، اچھا یوریا سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یوریا جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک بیس پروڈکٹ ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے کڈنی فیلئر میں، لیکن یوریا کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یوریا بہت سی اور وجوہات سے بھی بڑھ سکتا ہے، وہ اسپیسیفک نہیں ہے، جبکہ کریٹنن اسپیسیفک ٹیسٹ ہے کڈنی فنکشن کا۔ کریٹنن بیسیکلی ہمارے جسم میں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جو کہ خارج ہوتا ہے یورین میں، نارملی خارج کر دیتے ہیں گردے، اگر گردے صحیح ہوتے ہیں تو وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لیس دین 1 ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے پراپر ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں اس چیز کو۔ دوسرا ٹیسٹ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یورین ڈی آر کا ٹیسٹ ہے۔ یورین کے ٹیسٹ سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، جیسے کہ پیشاب میں پروٹینز تو نہیں ضائع ہو رہے، بلڈ تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انفیکشن تو کوئی نہیں چل رہا۔ پروٹینز کی جو علامت ہے، اچھا یورین ڈی آر کی رپورٹ میں پروٹینز کے مقدار جو ہے وہ تھوڑے مطلب زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے تب آتی ہے، اس سے پہلے اگر اس کو ہمیں ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم ایک اسپاٹ پی سی آر کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ تشخیص کر لیتے ہیں کہ اس میں پیشاب میں پروٹین ضائع ہو رہے ہیں۔ پروٹینز کا ضائع ہونا کا مطلب یہ ہے کہ گردے صحیح سے کام نہیں کر پا رہے، اور یہ اس لیے بہت شدید امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا پروٹین ضائع ہوتا ہے اتنا زیادہ ہارٹ ڈیزیزز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لائک گردے کے امراض اگر میں مبتلا ہوں، چاہے صرف پروٹین ہی آ رہے ہوں، کڈنی فنکشن بھی نارمل ہے، ابھی کریٹنن نارمل بھی ہے، صرف پروٹین خارج ہو رہے ہیں، تو بھی گردے کی اس معمولی چیز کو جو بظاہر معمولی نظر آ رہی ہے اس کا ایفیکٹ ہارٹ پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ 10% جو ہے ایک عام آدمی سے، جن لوگوں کو سی کے ڈی ہوتا ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، ان میں 10% زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے، دل کے امراض کے۔ اچھا ڈاکٹر کرن، ایک سب سے اہم بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم چاہتے، مطلب ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہم اس پہ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں، سگریٹ نوشی۔ مطلب آج کل ہر ینگ جنریشن جس کو دیکھو اس میں ہر کوئی بہت شوق سے بہت وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم سگریٹ نوشی کریں تو یہ کوئی اسٹائل ہے یا کچھ، لیکن اس پہ کتنا گردوں پہ یقیناً ہمارے پھیپھڑے تو اس سے خراب ہو ہی رہے، لیکن سگریٹ نوشی بھی ایک ایسی عادت ہے جو ہمارے گردوں کو کیا واقعی خراب کر سکتی ہے؟
टोबैको जो है ना, तंबाकू, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो सिगरेट स्मोक में हो, चाहे वो हुक्के में हो, चाहे वो बीड़ी में हो, पाइप में हो, किसी भी तरीके से, किसी या इनहेल कर रहे हो या डायरेक्ट ले रहे हो, निस्वार की सूरत में हो, किसी भी तरह से अगर तंबाकू किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, वो हमारे तमाम बड़े अज़ा को डैमेज करता है, जिसमें फेफड़े नंबर 1 है, जिसमें कि मल्टीपल उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरह से दिल पे जो है वो दिल का अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसी तरह से अब जो है ये रिसर्च में कंफर्म प्रूव हो चुका है कि किडनी फेलियर की एक वजह जो है वो तंबाकू नोशी है। अभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका डायग्नोसिस दुनिया भर में अभी तक नहीं हो सका, उसे हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं, मतलब कि अभी तक उनकी वजह मालूम नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट जिनके गुर्दे छोटे हो चुके होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, रीज़न मालूम नहीं होता, रीज़न उसका हमें मालूम नहीं होता कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसमें बहुत अब आजकल बहुत ज़्यादा उस पे रिसर्च चल रही है और उसमें देखा गया है कि इसमें जो मल्टीपल वजूहात हैं, उसमें एक जो चीज़ अब पता चली है उसकी वजह में दूसरे मुल्कों में काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खासतौर पे श्रीलंका वगैरह में काफ़ी काम हुआ है इस पे, इंडिया में भी हुआ है। तो उसमें ये पता चला है कि एक तंबाकू, दूसरा जो है तंबाकू के अलावा जो हम सौंफ, छालिया, छालिया एक्चुअली सौंफ नहीं, छालिया, छालिया और ये गुटखा और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि मुंह में रख के समझते हैं कि बड़ा मतलब लाइक आई डोंट नो कि उसमें होता क्या है, मुझे तो एग्जैक्टली सही पता भी नहीं है। हमारे हमारे इनफैक्ट ऑफिस में अगर कोई शो सुन रहा है तो वो मैं उससे पूछ रही आई तुम लोग क्यों खाते हो, कहते नहीं इसके ना अनार का जूस होता है, तो उन्होंने मुझे बताया अनार का जूस होता है। तो डेफिनेटली वो हमें नहीं पता है उसमें, लेकिन डेफिनेटली उसमें ऐसे चीज़ें हैं जो कि किडनी डैमेज कर रही हैं। इसी तरह से जो फार्मर्स हैं हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली अभी इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन अब हम लोग प्लान कर रहे हैं करने की। उसमें ये है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स हैं जो कि किडनी डैमेज कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हैं। फिर पाकिस्तान में स्टोन डिजीज़ भी काफ़ी कॉमन है, और पथरी बनने के लिए बहुत सी वजूहात में से एक चीज़ें ये भी होती हैं। अब तो हमारे बच्चों के अंदर भी इतनी परसेंटेज बढ़ गई है पथरी की, उसकी क्या वजूहत है डॉक्टर साहबा? एक तो पाकिस्तान का जो खासतौर पे इंटीरियर सिंध है वो तो जिसे हम स्टोन बेल्ट कहते हैं, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टोन बनने के उन लोगों में। उसके अलावा गर्मी की जो है वो ज़्यादा होती है, और सिट्रेट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे ऑक्जेलेट्स होते हैं, उनका ज़्यादती है, वो कुछ खाने में डाइट में भी हो सकती हैं, और उसके अलावा जो है वो उसकी ज़्यादती से हो सकता है, ऑक्जेलेट की ज़्यादती से भी स्टोन्स बनते हैं और सिट्रेट की कमी से बन सकते हैं। तो उसमें जो है ना लेमन का जूस काफ़ी अच्छा होता है। अगर लेमन जूस मतलब वो लेमन बाजार वाला नहीं, घर में बनाया हुआ सादा जो लेमन, तो वो अच्छे होते हैं, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो उसको अच्छा डॉक्टर साहब बहुत सारा ऐसा भी रिजॉल्व देखा करने गया कि जो बच्चे बचपन से बहुत ज्यादा जिनको चाय भी पिलाई जाती है, क्या वो भी कहीं ना कहीं पथरी का सबब बनते हैं? देखिए चाय का भी मतलब लाइक उसमें इतना कैफीन होती है चाय में, और चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन है। कैफीन के इस्तेमाल एक हद तक जो है वो मतलब लाइक अलाउड है, लेकिन उससे ज़्यादा सब जो है वो नुकसानदेह है। मतलब ऐसे ही मैंने आपसे कहा है ना कि हर चीज़ जो कि ज़्यादती में होगी ना वो बिल्कुल फिर वो नुकसानदेह नुकसानदेह, होगी, वो नुकसानदेह होगी। बिल्कुल 2 to 3 कप्स तो 2 से 3 कप का तो अलाउ है कॉफ़ी का, कि उसमें लाइक प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसके आगे जाके वो डेफिनेटली डैमेज कर सकती है। बिल्कुल। सामीन आज हमारा आप शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन, डॉक्टर किरण नासिर आज हमारे साथ फ्रॉम किडनी सेंटर मौजूद हैं। हम गुर्दों के आलमी दिन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर। फेसबुक पेज पर लाइव जाइए हॉट एफएम 105 के, लाइक कीजिए और हमें आप लाइव देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इसके साथ साथ हॉट एफएम 105 और अंबर रजा के यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए। एक कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन जी बात मैं कर? सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया। मैंने ये जो डॉक्टर साहब आई हैं इनसे ये पूछना है कि मुझे क्या कहते हैं यूरिन में ना बहुत ज्यादा झाग आता है, ठीक है। और मैंने यूरिन डीआर का टेस्ट जितनी दफा भी करवाया है वो क्लियर आता है। उसके अलावा मैंने प्रोटीन एजी रेशियो वो टेस्ट मुझे किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, मैंने वो करवाया, वो भी रिपोर्ट क्लियर है, मगर बहुत ज्यादा झाग आता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि मैं पानी तो 2 लीटर तक पी लेती हूँ, 1.5-2 लीटर एक दिन में। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि ये अक्सर जो वो यूरिन में जलन होती है वो किस वजह से होती है? ठीक है, आप लाइव जवाब इसका डॉक्टर किरण देती हैं, आप सुनते रहिए हमारा शो। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर किरण।
اچھا دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں لائک یورین ڈی آر کا آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہے اور اس میں پروٹینز کا بھی آپ نے ٹیسٹ کرا لیا ہے اے جی ریشیو کا تو وہ بھی کلیئر آ رہا ہے اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ جھاگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی انفیکشن مائلڈ انفیکشن آپ کو چل رہا ہو جس کی وجہ سے کلاؤڈی یورین ہو. ٹھیک ہے تو وہ آپ کا اور جو جلن کی بھی آپ کمپلین کر رہی ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ کلچر کرا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ انفیکشن کوئی رن تو نہیں کر رہی. سیکنڈ فیمیلز میں جو پیشاب کی راستہ ہوتا ہے وہ بالکل قریب ہوتا ہے بچے دانی کے بھی, بچے دانی کے منہ کے بھی قریب ہوتا ہے. تو عورتوں میں بہت دفعہ انفیکشن جو ہے وہ یورین میں نہیں ہوتا, پیشاب میں نہیں ہوتا, مطلب اس میں نہیں ہوتا, بلکہ جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے, یوٹرس سے آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا بھی جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کے بغیر وہ تشخیص نہیں ہو پاتی. تو وہ اس میں یورین میں ہی اس میں جھاگ آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ بیسیکلی انفیکشن ہو سکتا ہے کہ آپ کے یوٹرس میں ہو, تو آپ اس کا چیک اپ کی ضرورت تو ہے. مزید اور ٹیسٹ ٹیسٹ کروانے کی کرنا ضرورت ہے. ضرورت ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر کرن, ویسے جو بنیادی مین ڈیزیزز ہیں گردوں کی, اس میں کریونک اور جیسے آپ نے کہا ایکیوٹ ڈیزیزز ہیں. اچھا گردے فیل ہو جانا یہ کون سی لیول پہ آ کے ہوتے ہیں, اور جب گردے فیل ہو جاتے ہیں ہمارے تو ہر حال میں ٹرانسپلانٹ یا کڈنی ٹرانسپلانٹ یا پھر ڈائلسس اس کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے؟ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ کلیئر کیجیے گا کہ اس کا علاج انہی چیزوں سے جو لوگ بہت زیادہ حکیم اور دوسری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ اس عالمی دن پہ یہ بات آپ ضرور بتائیے کہ دوسرے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے اس میں دو طرح کے کڈنی فیلئر ہوتے ہیں, ایک ایکیوٹ کڈنی انجری ہے اور دوسرا کرونک کڈنی ڈیزیز ہے. ایکیوٹ کڈنی انجری جو ہوتی ہے اچانک سے ہونے والے گردے کے امراض ہیں, جس میں کہ جیسے کہ لائک ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, بہت زیادہ ڈائریا ہو گیا, کسی کو پانی نکل گیا جسم سے تو وہ اچانک سے کڈنیز پہ ڈیمیج کر گیا. اور بھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اچانک سے حملہ آور ہوتی ہیں, بلڈ لاس ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں آپ کا بہت زیادہ مطلب انفیکشن سیویئر قسم کے انفیکشن جو ہوتے ہیں اس میں کڈنی ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو یہ ریکوریبل ہوتا ہے, یہ آفٹر سم ٹائم ریکور ہو جاتا ہے, اس میں کمپلیٹ ریکوری کے بھی چانسز ہوتے ہیں ایکیوٹ کڈنی انجری میں. جبکہ کرونک کڈنی ڈیزیز کا مطلب یہ ہے, کرونک جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے, تو کرونک کڈنی ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اب کڈنیز جو ڈیمیج ہوئے ہیں وہ اس کی ریکوری کے چانسز نہیں ہیں. کرونک کڈنی ڈیزیز کو ہم لوگوں نے 5 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور اس کو 5 اسٹیجز 5 اسٹیجز وہ گریجولی پروگریس کرتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا اچھا آپ جیسے اگر ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اگر اس کا اچھا بلڈ پریشر, اچھی بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہے, اچھی شوگر کنٹرول ہے جو کہ آپٹیمائز ہوئی بھی ہے, تو پھر اس میں چانسز جو ہیں وہ پروگریشن کے سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, مطلب ختم نہیں ہوتے لیکن سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتا کنٹرول تو پھر وہ پروگریشن بہت تیزی سے ہوتا ہے. تو جب اسٹیج 5 میں پیشنٹ آ جاتے ہیں, اسٹیج 1 اور 2 والوں کو تو کوئی تکلیف ایسا ہوتی نہیں ہے, انہیں پتہ بھی نہیں چلتا, بعض اوقات مس ہو جاتی ہے ڈائگنوسس. اسٹیج 3 کے پاس سے سمٹمس شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. اسٹیج 5 جو ہوتا ہے وہ ایک کائنڈ آف اے لاسٹ اسٹیج ہے, جس میں کہ ہم میڈیسن سے مینیج تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر گریجولی وہ پروگریس کر جاتے ہیں کہ وہ ایک حد ایسی آ جاتی ہے, ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب دوائیاں کام نہیں کر رہی ہوتی, اور اس کے بغیر اچھا اس وقت پھر ہمارے پاس 2 آپشن رہ جاتے ہیں, ایک ڈائلسس ہے اور دوسرا ٹرانسپلانٹ ہے. ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ جو بیسیکلی کرنے کا ریزن ہے وہ یہ زندگی بچانا, مطلب کہ زندگی ان کی اچھی رہے اور صحت مند بھی رہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زندگی بچے بلکہ بہتر بھی ہو جائے. 2 الگ الگ موڈیلٹیز ہیں. ڈائلسس 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک بلڈ کی ڈائلسس ہوتی ہے, بلڈ کی مدد سے کی جاتی ہے, ایک پیٹ کے پانی کی مدد سے کی جاتی ہے. پاکستان میں زیادہ کامن ہیموڈائلسس ہے. ٹھیک ہے, اور کڈنی سینٹر میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائلسس یونٹ ہے, 66 مشینز کے ساتھ ہمارے پاس بڑا ڈائلسس یونٹ ہے. اس کے علاوہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بھی ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے. تو کڈنی ٹرانسپلانٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اور انسان کا گردہ پیشنٹ میں لگا دیا جاتا ہے ایک, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت سارے پہلے انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ڈونر جو ہوتا ہے جو گردہ دے رہا ہے پہلے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ فٹ ہے, اس قابل ہے کہ وہ دے سکتا ہے, اور وہ پھر ایک گردہ اس کے پاس جو رہ جائے گا اس پہ وہ سروائیو کر پائے گا اور ہیلدی لائف گزار پائے گا کہ نہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم آپشن ڈسکس کرتے ہیں, بہت سارے کرائٹیریاز ہوتے ہیں اس میں. ٹرانسپلانٹ ٹیم جو ہوتی ہے وہ پورا اس کے حساب سے ایویلویٹ کرتی ہے, پہلے تو پیشنٹ کو, اس کی فٹنس کو, اس کا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ پہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو. اور پھر اس کے بعد ہم ڈونر کو ایویلویٹ کرتے ہیں اس کا, اور کڈنی سینٹر میں ہم فیملی ڈونرز کا ہی کرتے ہیں, فیملی ڈونرز ڈونیٹ کرتے ہیں گردے اپنے, تو وہ ہم لگاتے ہیں پیشنٹس کو. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی بہت ساری پہلے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, بڑی سرجری ہے, میجر سرجری ہے, ایک لائف اسٹائل ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے,
اس میں ان کو بعد میں اپنی ٹرانسپلانٹ کی میڈیسنز لینی پڑتی ہیں. اگر وہ چھوڑ صحیح. دیں گے تو وہ گردہ فیل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر کرن، ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نیفرولوجی اور یورولوجی میں کیا فرق ہے. میں اس میں ہمیشہ کنفیوز رہتی ہوں، یقیناً بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہوں گے. اسٹے ٹیون ود اس. 11:30 a.m. This time check is brought to you by ہاشمی اسپغول، فٹ رہو، کھیلو لمبی اننگز. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں، جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹر حضرات کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں. آج ہمارے شو میں ڈاکٹر کرن ناصر موجود ہیں. شی از اے کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر کڈنی سینٹر. آج ہم گردوں کے عالمی دن پر گردوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں اور یقیناً بہترین لائف سٹائل، بہترین عادات زندگی گزارنے کی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے. ہم اپنے ہر شو میں کہتی ہوں کہ آپ کا جسم آپ سے خود بات کرتا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ اس کو کہیں تکلیف ہے، کہیں سوجن ہے، کوئی پین ہے، کچھ ہے، تو اس کو درگزر مت کیجیے، مت اس کو بھول مت جائیے کہ آپ کو کوئی نظر انداز مت کیجیے اور فوراً وقت پر ٹریٹمنٹ کرائیے. ڈاکٹر سے جا کے پوچھیے کہ کیا تکلیف ہے، بجائے کہ اتنی دیر ہو جائے کہ آپ اس کا علاج نہ کرا سکیں. اگر ہم بات کریں کچھ ریسرچ بیسس پر، تو گزشتہ برسوں میں دل، گردے اور ذیابیطیز کے باعث شرح اموات میں قریباً 17% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہماری صحت مند زندگی گزارنے کی عادات سے. آج ڈاکٹر کرن نے بھی بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ اچھی عادات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں گردوں کے امراض سے. ایک کال ہے ڈاکٹر کرن، پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام رحیم اللہ غوری مخاطب ہوں. جی کہاں سے بات کریں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے جو نا کڈنی کی لیتھوٹاکسی 2 دفعہ کی تھی اور اب کنڈیشن یہ ہے کہ گردے میں زخم ہے اور ڈی جے ڈلا ہوا ہے اور بلڈ میں یورین آتا ہے اور جو ہے نا پستیل آتے ہیں. 4 سال سے یہ تکلیف ہے. اس سلسلے میں آپ کیا مشورہ دیں، کیا ٹیسٹ وغیرہ کرایا جائے؟ علاج تو میں نے بہت کرائے. ٹھیک ہے، آپ لائیو سنیے، ڈاکٹر کرن اس کا جواب دیتی ہوں. اچھا، آپ کا جو ہے نا جو مسئلہ ہے وہ یورولوجی کا ہے، مطلب یہ سرجری سائٹ کا مسئلہ ہے آپ کا، جو آپ کا ڈی جے اسٹینڈ ڈلا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈی جے اسٹینڈ ڈلنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے گردے میں کوئی کہیں پہ رکاوٹ ہوگی، گردے کے راستے میں، پیشاب کے راستے میں کہیں رکاوٹ تھی جس کو انہوں نے ڈی جے اسٹینڈ ڈال کے کلیئر کیا ہے. اگر ابھی بھی آپ کو بلڈ آ رہا ہے اور پیشاب میں رکاوٹ ہے تو پھر آپ کو اپنے یورولوجسٹ سے ملنا پڑے گا اور یورولوجسٹ کو ڈیفینیٹلی اس کو پورا آپ کا انفیکشن کے لیے بھی دیکھا جائے گا اور اس کے لیے بھی دیکھا جائے گا کہ کہاں سے آپ کو، مطلب ڈیفینیٹلی اس کا میں آپ کو علاج اس طرح سے نہیں بتا سکتی. اس میں آپ کو فوری طور پہ اپنے یورولوجسٹ کو ملنے کی ضرورت ہے جس نے ڈی جے اسٹینڈ ڈالا ہے، اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے بلاکیج کہاں پر ہے اور کیوں ابھی تک آپ کے بلڈ آ رہا ہے اور کس وجہ سے آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر، جیسے بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ نیفرولوجی اور یورولوجی میں کیا فرق ہے، میں اس میں ہمیشہ کنفیوز رہتی ہوں. نیفرولوجسٹ جو ہے نا وہ فزیشنز ہیں. ایک زمانے میں پاکستان میں نیفرولوجی کا بالکل کانسیپٹ نہیں تھا. یورولوجسٹ کافی عرصے سے موجود ہیں پاکستان میں. یورولوجی اسپیشلٹی تھی جس میں کہ یورولوجسٹ بیسیکلی گردے کے سرجنس ہیں. وہ سرجنس ہیں اور وہ جو بھی جہاں پہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے پیشاب کے راستے میں، کہیں پر بھی کوئی اسٹونس ہوں، کینسرز، ان سب کو ڈیل کرتے ہیں. ٹرانسپلانٹ بھی یورولوجسٹ ہی کرتے ہیں، سرجنس کرتے ہیں ٹرانسپلانٹ سرجن. لیکن ہم لوگ جو ہیں نیفرولوجسٹ جو ہیں وہ ہم فزیشنز ہیں بیسیکلی، اور فزیشن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوائیوں سے علاج کرتے ہیں. لیکن ہم ڈائلسس بھی ہمارے ہی ڈومین میں آتا ہے. ڈائلسس، ٹرانسپلانٹ سرجن کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے دوائیوں کو ایڈجسٹ کرنا، ہر چیز وہ نیفرولوجسٹ کرتے ہیں. اوکے. اچھا ڈاکٹر کرن، اگر کوئی مریض ڈائلسس پر ہے تو کیا ساری زندگی اس کو ڈائلسس پہ رہنا پڑتا ہے، اور ڈائلسس ایک ہفتے میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ کیا کس طرح کے ہر پیشنٹ کے ڈائلسس ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے یہ؟
देखिए, एक दफ़ा डायलिसिस पे पेशेंट आ जाए ना, तो फिर उसको हफ़्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस की ज़रूरत होती है, और डायलिसिस का जो एक सेशन होता है वो 4 घंटे का होता है, और ये जो डोज़ है डायलिसिस की डोज़ कहलाती है, ये मिनिमम डोज़ है। मिनिमम डोज़ का मतलब ये है कि इससे एक इंसान बहुत अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकता है, इन द सेंस कि उसकी तबीयत सही रहेगी और वो अपना काम-काज भी कर सकता है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, और मतलब लाइक वो बेहतर रहेंगे। बाहर के मुल्कों में जो है वो डिफरेंट और भी तरह की डायलिसिस होती है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि होम डायलिसिस है, यानी कि घर पे ही मशीनें होती हैं लोगों के पास, अच्छा, जिसमें कि वो रात के वक्त डायलिसिस लगा कर सोते हैं, नॉक्टर्नल डायलिसिस कहलाती है। रात को लगा के सोते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो डायलिसिस 8 घंटे की उनकी हो चुकी होती है, उससे वो मजीद फिट रहते हैं। अच्छा, वो खुद भी हम घर पे ही कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ओके, उसके लिए कोई स्पेशल मशीन्स उसकी चाहिए? मशीन्स होती हैं और होम डायलिसिस की फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें डेफ़िनेटली यहाँ पर तो ये है कि हफ़्ते में 3 दफ़ा, जिन जैसे अब किडनी सेंटर है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डायलिसिस सेंटर इस वक़्त कराची के बेस्ट सेंटर, बल्कि पाकिस्तान के बेस्ट सेंटर्स में शामिल है। क्योंकि हमारे पास जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं वो उसमें से मोर देन 10 इयर्स के तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो कि मोर देन 10 इयर्स के हैं, लेकिन इसमें हमारे पास और भी पेशेंट हैं जो 25 इयर्स से ज़्यादा डायलिसिस पर हैं, और वो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं और डायलिसिस रेगुलर कराते हैं और अपना फिट हैं वो काफ़ी। सही। अच्छा डॉक्टर, किडनी सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यकीनन वो लोग तो इलाज आराम से हर किडनी सेंटर से करवा लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उन लोगों की भी बात करना चाहूँगी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस आलमी दिन पे किडनी सेंटर उनके लिए क्या ऐसा काम कर रहा है? देखिए, किडनी सेंटर जो है एक वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें कि हम लोग जो हैं वो दोनों काम कर रहे हैं। प्राइवेट पेशेंट भी हैं हमारे पास और वेलफेयर के पेशेंट भी हैं। हमारा पूरा एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो कि वैल्यूएट करता है और उन लोगों की माली मदद करते हैं। लास्ट ईयर 472 मिलियंस जो रुपीज़ हैं वो किडनी सेंटर ने स्पेंड किए हैं अपने वेलफेयर के पेशेंट्स पे, और बेसिकली हमारा मकसद यही है कि उन लोगों की हेल्प करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेफिनेटली महंगा इलाज है। तो उसके लिए हम लोग डेफिनेटली काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि कंप्लीट वेलफेयर या पार्शियल वेलफेयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करें और उनको अच्छा इलाज मिल सके, और वो अच्छे एक स्टैंडर्ड केयर उनको प्रोवाइड हो सके। सही। अच्छा डॉक्टर किरण, अगर मैं बात करूँ किडनी की उन बीमारियों के बारे में जो पैदाइशी होती हैं, तो उस पे मैं चाहूँगी कि पैदाइशी जो गुर्दे से रिलेटेड बीमारियाँ हैं वो कौन-सी हैं? और क्या वो बच्चे जो इन बीमारियों के साथ पैदा होते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारते हैं? क्या उनका इलाज मौजूद है? अच्छा, मेरा ये है कि मैं एडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मतलब कि ओके। बड़ों की नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। वो जी। ये है कि डेफ़िनेटली कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, और वो जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते एक सर्टेन एज के बाद। लेकिन हर बीमारी इस तरह की नहीं है। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट हमारे पास किडनी सेंटर में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी दोनों की फैसिलिटी भी मौजूद है। हमारे पास पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, बच्चों के डॉक्टर भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं और यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं हमारे पास। हुँ। तो बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बचपन से बीमार हैं, वो बचपन से है बीमारी, मगर माशाल्लाह से वो इतने ठीक हैं इलाज के साथ-साथ कि वो अब बड़े भी हो चुके हैं, और अब एज़ एडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट मैं उन्हें देख रही हूँ। अच्छा। जी, मतलब माशाल्लाह से बड़े होकर फिर वो हमारे पास रेफ़र हो जाते हैं आफ्टर 16 इयर्स। सही। ठीक है। और देखें, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी भी हैं जिस पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। उसमें से एक बीमारी ऐसी है जिसे हम एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ कहते हैं। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ एक बीमारी है जिसमें कि गुर्दों के अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये बीमारी जो है ये बेसिकली जेनेटिक डिज़ीज़ है। मतलब कि ये जीन्स से ट्रांसफ़र होती है और ये फैमिली में रन करती है, और ये हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा है इसकी शरह। डायग्नोज़ केस नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास कोई पेशेंट आ जाता है और हम उससे कहते भी हैं कि फैमिली को लेकर आओ, ताकि उनकी भी सारी की सबकी स्क्रीनिंग हो, तो वो लोग घबराते हैं, आते नहीं हैं। हुँ। ये बीमारी जो है गुर्दा फ़ेल करने वाली बीमारी है, और जिस फैमिलीज़ में ये होती है हम उन्हें यही कहते हैं कि प्लीज़ अपने शादियाँ जो हैं वो घर से बाहर करें, ताकि जो फैमिली सर्कल है ये ब्रेक हो। और ये जेनेटिक डिसीज़ेज़ का ट्रांसमिशन रोकने का सिर्फ़ यही एक वाहिद तरीका है, वो ये है कि फैमिली से बाहर शादी हो, और फिर उसके बाद वो डिसीज़ जो है उनकी फैमिली से निकले, वरना फैमिली मैरिजेज़ की वजह से इसका जो शरह है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। सही। अच्छा डॉक्टर किरण, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन पे, तो ऑर्गन डोनेशन की क्या अहमियत है? हम बेसिकली जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आँखों के डॉक्टर से मैं बात कर रही थी, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि यकीनन हम हॉस्पिटल्स में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन हम कॉर्निया बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम अपनी आँखों का अतिया हम किसी को मरने के बाद वो दे जाएँ कि वो भी
को बिनाई वाले कि जो लोग देख नहीं सकते वो इसका इस्तेमाल कर सकें। तो अगर वो बंदा खुद भी वसीयत कर जाए तो उसके बच्चे नहीं करने देते। तो ऑर्गन डोनेशन पे आप उसकी अहमियत पे क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या वाकई अपनी ज़िंदगी में अगर कोई हम अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहें तो क्या वाकई करना चाहिए? देखिए, ऑर्गन डोनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें देखिए आइडियल सिचुएशन तो यही है कि मरने के बाद मतलब किसी को इंसान के डेथ के वक्त जो है वो उनके गुर्दे भी जिस तरह कॉर्निया लिया जाता है उसी तरह से कॉर्निया, हार्ट और पैनक्रियाज, लंग्स, लिवर ये सब कुछ ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। सारे ऑर्गन्स एक बंदा बहुत सारे लोगों को डोनेट कर सकता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तकरीबन सब जगह ही बल्कि ज़्यादातर मुल्कों में दुनिया के वो जो है कैडेवर ट्रांसप्लांट ही हो रहा है, मतलब कि जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है उस वक्त ही उनके सारे ऑर्गन्स लेके डोनेट किए जाते हैं। कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई हमारे सिस्टम मुल्क में अभी तक इस चीज़ का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है और लोग अभी इस चीज़ में बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो लिविंग रिलेटेड ही हैं, मतलब रिलेटेड भी हैं, नॉन रिलेटेड भी हैं, लेकिन लिविंग बींग्स ही हैं, मतलब जो ज़िंदा लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपनी उससे ख्वाहिश से लोगों दूसरे किसी को अपने प्यारे को जो है वो गुर्दा देते हैं तो वही होता है। अभी तक हमारे मुल्क में वही हो रहा है। लेकिन इसमें आइडियल सिचुएशन यही है कि लोग जो है वसीयत करें और इसमें वसीयत का भी तरीका बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली लॉ होती है पूरी और इसमें वसीयत का तरीका यही है कि मतलब फिर अगर किसी ने जैसे मैंने अपना गुर्दा देने का कह दिया है तो फिर फैमिली उसको ओवरराइड ना कर सके उसकी डेथ के बाद, क्योंकि डेफिनेटली हमारी अपनी विल है। अगर मैं गुर्दा देना चाहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का प्लेज कर दिया है और प्लेज कार्ड बन चुका है तो फिर डेफिनेटली फैमिली को उस चीज़ को नहीं नेगेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि गुर्दे का अतिया जो है ना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। क्योंकि डेफिनेटली जो गुर्दा दे रहा होता है उसको तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता उसका सिर्फ फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली उसकी एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन है और डेफिनेटली आखिरत में अल्लाह ताला उसको बहुत उसका अजर से नवाजेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर किरण। आई थिंक ये ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर कोई इसको समझना चाहे तो वाक़ई हम बहुत बड़े सवाब का काम करें। आँखों का अतिया, गुर्दों का अतिया और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम अपने डोनेशंस दे सकते हैं ऑर्गन्स की। डॉक्टर किरण, हम अगर गुर्दों के बारे में बात करें तो बहुत सारी मिथ्स हैं जो सुनने में आती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जी बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे ठीक रहते हैं। तो क्या वाकई ही क्या बहुत, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खैर उनकी मसरूफ़ ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि उनको शायद पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग हर चीज़ हर मिथ को इतना दिल से लगा लेते हैं कि अगर पानी पीना है तो वाकई ही वो पूरा दिन तो इतना पानी पीते हैं कि ओवर अपने आप को कर लेते हैं। तो इस पे मैं चाहूँगी कि इस पे आप बताइए। एक कॉल भी है, साथ में एक कॉल भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, हेलो। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही जी डॉक्टर किरण। देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मिथ्स चलते हैं और जो है वो आपने शायद इब्न ईशा की बुक पढ़ी होगी जिसमें कि वो उसका एक टॉपिक था पड़ गए बीमार। अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो सो फनी। उसमें यही है कि जब हमारे मुल्क में कोई बीमार पड़ जाता है ना तो मुफ्त के मशवरे देने वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें खुद कुछ नहीं पता होता लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मशवरा ज़रूर देते हैं और लोग उस पर अमल भी करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है। तो उसी में बहुत सारी मिस हैं और पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं तो मैं हंस भी रही होती हूँ बाद औक़ात कि पेशेंट से मैं कहती हूँ कि भाई आप लोगों से पता चलता है मुझे तो कि क्या-क्या आजकल चल रहा है मार्केट में, नई बातें क्या-क्या चल रही हैं। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली देखें बहुत सारी चीज़ों के मिस जो होते हैं ना, एक तो मुफ्त मशवरा इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली आपको मालूम नहीं है। अगर पानी का भी हर चीज़ की ज़्यादती की तरह पानी की ज़्यादती भी जो है ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उससे गुर्दे सही नहीं हो जाते। बल्कि जिन लोगों के किडनीज़ पहले ही अफेक्टेड हैं वो वाटर हैंडल नहीं कर पा रहे होते, वो कमज़ोर हो चुके होते हैं और वो उनके लिए ज़्यादा पानी जो है उसको वो हैंडल नहीं कर रहे होते, जिसके नतीजे में अगर ज़्यादा पानी पीते हैं ऐसे लोग पेशेंट्स पीते हैं तो पानी भर जाता है। पहले वो स्वेलिंग की सूरत में, पाँव की सूजन की सूरत में नज़र आता है, फिर वो पानी बढ़ता जाता है, पूरी बॉडी पे फैल जाता है और फिर वो फेफड़ों में आ जाता है, लंग्स में आ जाता है और लंग्स में आके वो सांस में तकलीफ का बायस बनता है, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर तक की नौबत आ सकती है। मतलब ये इतना सीरियस मामला हो सकता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप मतलब लाइक पानी ज़्यादा पीने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। नॉर्मली अगर 2 से ढाई लीटर दिन में पी लिया तो नॉर्मल, मैं जिन लोगों की गुर्दे बिल्कुल नॉर्मल है उनकी बात कर रही हूँ, तो वो भी बहुत होता है। 1.5 लीटर भी अगर आपने पिया है तो इट्स ओके। अगर 500 लाइक आपके पसीने में निकल रहा है तो एक 2 लीटर तक, हाँ 6 to 7 इज़ इनफ। मतलब एक्स्ट्रा पानी से और स्पेशली जिन लोगों को गुर्दों का मर्ज़ हो चुका है वो ये समझते हैं, काफ़ी लोग हमसे भी पूछते हैं कि हमें तो कहा गया कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है,
ठीक है, इसी तरह से बहुत से लोगों में और भी है, जैसे आजकल चल रहा है कि इंजीर खाने से सही हो जाएँगे। अब वो इंजीर जो है, इंजीर हो गई, बहुत सारे और भी काफ़ी सारे पेशेंट मुझे डिफरेंट बेरीज़ नई-नई खाएँगे तो चीज़ें बताते हैं। नई-नई चीज़ें आके बता रहे होते हैं, पेशेंट्स ही बता रहे होते हैं, तो पूछ रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि देखें, जिन लोगों के किडनीज़ अफ़ेक्टेड होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं, जो कि जिनको किडनी हैंडल कर रही होती है। तो जब किडनी काम नहीं कर रही सही से, तो वो हैंडल भी सही नहीं कर पा रही होती, जैसे कि पोटेशियम है। तो पेशेंट्स को भी मैं अच्छा हमेशा डॉक्टर किरण सॉरी मुझे जी, रोकना है, जी। टाइम चेक है, टाइम चेक पे श्योर, रुकना श्योर, बहुत श्योर। ज़रूरी है। 11:45 a.m. This time check is brought to you by एचबीएल ज़राई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़राई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर किरण नासिर मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और आज हम बात कर रहे हैं गुर्दों के आलमी दिन पर गुर्दों की अहमियत में, हमारे जिस्म में गुर्दों की क्या अहमियत है और किस तरह हमारा तमाम ऑर्गन्स, अगर हम कहें वाइटल ऑर्गन्स है गुर्दा, और कहीं ना कहीं हमारे तमाम इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं वो गुर्दे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि छोटी सी 2 किडनियाँ जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं उसका क्या रोल है, तो अगर हम एक उस पर बात करना चाहें तो आई थिंक बहुत शोज़ निकल जाएँ इस पर। अच्छा डॉक्टर किरण, आपने अभी बताया कि मिथ्स के ऊपर हम इतना ज़्यादा गौर फ़िक्र ना करें और नॉर्मल जो चीज़ एतदाल में ली जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर किरण, जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो क्या एक गुर्दा, अगर समझे अगर दोनों गुर्दे ख़राब हैं तो एक गुर्दे का ट्रांसप्लांट अगर हो जाए तो उसी के ज़रिए सारी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है एक गुर्दे से? अच्छा, ये गुर्दे का ट्रांसप्लांट जब पहली दफ़ा इजाद हुआ था, तो इसी बेस पे हुआ था कि एक ये देखा गया इन्वेस्टिगेट, बहुत सारे दुनिया में लोग जो हैं वो पैदाइशी तौर पे उनका एक गुर्दा होता है, वो कुदरती तौर पे अच्छा। मतलब पैदाइशी उनका दूसरा गुर्दा बन नहीं पाता जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में, तो वो नहीं बन पाता। तो पैदाइशी तौर पे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जिनके पैदाइशी एक गुर्दा होता है, वो अच्छी अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई तकलीफ नहीं होती, पूरी ज़िंदगी भी उनकी गुजर जाती है, शादियाँ भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। फिर वो कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि गुर्दा ही नहीं है दूसरा। तो इसी बात पे ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था ये सोच के, और उसमें ये है कि एक गुर्दे पे इंसान की बॉडी चल सकती है, और इसी वजह से जो डोनर भी होता है उसका भी, क्योंकि वो एक डोनेट कर देता है तो दूसरा एक ही गुर्दा रह जाता है उसके पास भी, तो उस पे वो सर्वाइव कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। जो डोनर्स होते हैं उनके तो क्योंकि नॉर्मल किडनी फंक्शन होता है पहले, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उस पर असर आ सकता है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है फौरी तौर पे। और बॉडी, अल्लाह ने गुर्दों को इस तरह से बनाया है कि वो फिर जब एक होता है तो वो फिर बड़ा हो जाता है साइज में, और वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। तो उससे ये होता है फ़ायदा कि फिर वो पूरी बॉडी का बोझ अकेला उठा लेता है। तो इसी सही। तरह से ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो होते हैं उनके पास एक गुर्दा ही होता है जो कि ट्रांसप्लांटेड किडनी होता है, और उस पे वो अच्छा सर्वाइव कर रहे होते हैं। सही। सामीन, आप भी अगर हमें कॉल करना चाहें तो 111000 पर कॉल भी कर सकते हैं। हॉट एफ 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शो को लाइव देखिए, और कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें 8881 पर मैसेज भी भेज सकते हैं। मैसेज करने का तरीका आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना पैगाम लिखिए और 8881 पर भेज दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर बच्चों का गुर्दा, मैं बच्चों के गुर्दे के, अगर उनका गुर्दा ट्रांसप्लांट हो सकता है बड़े आदमी के गुर्दों में? बच्चों का बड़े में नहीं हो सकता, लेकिन बड़े का बच्चों में हो सकता है, क्योंकि अच्छा। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चों का गुर्दे का साइज़ छोटा होता है, और बेसिकली हमारे किडनीज़ के अंदर फंक्शनिंग यूनिट होते हैं, मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। 1 मिलियन, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स कहलाते हैं वो। सही। नेफ्रॉन जो होते हैं वो फंक्शनिंग यूनिट है, वो सारे नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन मिल के जो है वो सारे एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की तरह काम करते हैं, और फिर यूरिन बनता है। तो वो जो होते हैं जितना जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है, वो 1 मिलियन जो होता है वो एक एडल्ट किडनी में होता है, मतलब बड़े के आदमी की किडनी में होता है। तो डेफिनेटली बच्चों के में वो कम होते हैं, कम क्वांटिटी होती है, क्योंकि बच्चे की बॉडी की ज़रूरत भी कम होती है।
تو ڈیفینیٹلی وہ کڈنی تو بچوں کا کڈنی جو ہے بڑے آدمی کو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو صحیح. سکتا. ایک کال ہے. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ میں عظمت بات کر رہا ہوں کراچی سے. امبر باجی, مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ نا مجھے نیند نہیں آتی رات میں, اور میرے ہاتھ اور پاؤں کی تلیاں جو ہے نا وہ جلتی ہیں, اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں نا اوپر, ان کے اوپر کالے کالے ایسے نشان ہو رہے ہیں جیسے کوئی چیز جل رہی ہو. میرے جسم کا پانی پتہ نہیں کیا اس طرح محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی. یہ کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی ہو سکتا ہے اس کا لنک؟ کہنا مشکل ہے مجھے. ان کو پہلے جس طرح یہ جلن کی کمپلین کر رہے ہیں ہاتھوں پیروں میں, تو ان کو سب سے پہلے تو ڈائبٹیز کے لیے چیک اپ کرانا چاہیے, کیونکہ شوگر کے امراض میں ایسا ہو سکتا ہے, نرو ڈیمیج. ڈیفینیٹلی جتنا انہوں نے بتایا اس پہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان کو کڈنی کا کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل ہسٹری لینی پڑے گی ان کی, اس کے بغیر میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتی اس پہ. صحیح. اچھا, اگر گردوں کے ٹرانسپلانٹ کے بغیر مطلب جب ہو جاتا ہے تو ہم پھر وہی نارمل زندگی کا دوائیاں کچھ کھانی پڑتی ہیں, اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی جی, ہے؟ ٹرانسپلانٹ کی کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں, کیونکہ جو سب سے پہلا ٹرانسپلانٹ دنیا میں ہوا تھا وہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس کا ہوا تھا. آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں جو ہے پوری کی پوری باڈی ایک سی ہوتی ہے, تو ان میں تو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں. ایون نان آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں بھی باڈی جو ہے ایک سی نہیں ہوتی, اور ہم لوگوں کو اللہ نے سب کو مختلف بنایا ہے, سب کی باڈی مختلف ہے اندر سے, اور اللہ نے باڈی کا ڈیفینس سسٹم اتنا اسٹرانگ بنایا ہے, اتنا اسٹرانگ ڈیفینس سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جیسے ہی کوئی دوسری چیز آتی ہے باڈی کے اندر, باڈی فوراً پہچان لیتی ہے کہ کوئی اور چیز ہے, یہ باڈی سے ہماری اپنی نہیں ہے جسم کی. تو اسی طرح جس طرح ہمارے جراثیم ہم پہ اٹیک کرتے ہیں تو ہماری باڈی ڈیفینس کرتی ہے, کیونکہ ہمارے گرد اتنے جراثیم ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا, ہمیں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کسی اور کا گردہ ہے وہ, تو ڈیفینیٹلی وہ چینج ہوتا ہے. مطلب ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی میچنگ کلوز, جتنی اچھی میچنگ ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک فارن باڈی ہے, باڈی کے لیے وہ ایک فارن باڈی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور اس کو نکال باہر کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ٹرانسپلانٹ کی میڈیسن دی جاتی ہیں جو اینٹی ریجیکشن تھراپی ہوتی ہے, اور وہ پیشنٹ کو پوری زندگی لینی پڑتی ہے. ایک کال ہے. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام, رحمت خان بات کر رہا ہوں. جی احمد خان, کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی, سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ڈائلسس کا پیشنٹ ہے, تقریباً 3 سال ہونے کو ہے. تو 2 سال پہلے میں نے جو ہے نا ٹرانسپلانٹ کے لیے وہ کیا تھا, چیک اپ ہوا تھا میرا. تو وہ سی ٹی اسکین میں جو ہے نا میرا وہ شکایت آئی تھی نا پتلی کی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے کوئی علاج نہیں کروایا, تو ٹرانسپلانٹ تو میرا نہیں ہوا. خیر, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے کو دوبارہ کیا کرنا چاہیے. جی اوکے. اچھا, یہ آپ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ ڈونر تھے اور اپنے بھائی کو گردہ دینا چاہتے تھے, لیکن آپ کے سی ٹی اسکین پہ اسٹون نظر آیا تھا. تو ڈیفینیٹلی آپ کو علاج کی ضرورت ہے اس پتھری کی, اور آپ کو چیک اپ کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ آگے جا کے وہ گردے میں پتھری مزید بنے اور وہ آپ کے گردوں کو نقصان پہنچائے. تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنا چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے, اور آپ کو سالانہ, اگر آپ کا بالکل ٹھیک بتاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہیں, تو آپ کو سالانہ احتیاطی طور پہ چیک اپ کرا لینا چاہیے. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ للیتا بوری, کراچی سپر سینٹر سے. جی للیتا, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے گردے نا 2 سال سے فیل ہے. اوکے. تو میرے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ 4 لیٹر پانی پینا ہے دن میں نا. ٹھیک تو ہے. کیا یہ مناسب ہے یا نقصان ہے, یہ پوچھنا. آپ کے دونوں کوئی سوال کرنا چاہیے اور ان سے؟ اگر پیے تو کتنا پیے؟ آپ کا کریٹنن کتنا رہتا ہے؟ گردے فیل ہے, تو کوئی علاج ہو رہا ہے نا, تو تھوڑا ایک گردہ صحیح تھوڑا اسٹارٹ لیا ہوا صحیح ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں, اچھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے, اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کڈنیز کسی وجہ سے ڈیمیج ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو ایکیوٹ کڈنی انجری کی بات کی ہے کہ گردوں میں متاثر ہوتے ہیں, لیکن وہ اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریکوری فیز میں ہوتے ہیں اور پیشاب زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ جو فیلئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی گردے کچھ زیادہ پیشاب بنا رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرا پانی نکال رہے ہوتے ہیں. وہ کام تو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پانی کو ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے, پانی پیشاب زیادہ آ رہا ہوتا ہے ان پیشنٹس میں. کچھ ایسی بیماریاں ہیں, تو مے بھی پاسبل ہے کہ ان کو ایسی کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہو کہ پانی زیادہ پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو سکیں. تو یہ میں مطلب ڈیفینیٹلی اس کوشچن کا آنسر بھی مطلب میں یہی ان کی بات سے یہی سمجھ پائی ہوں کہ کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں پیشاب زیادہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پانی وہ زیادہ پئیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر کرن, کینسر کی جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا کڈنی کے بھی کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ جی, اور کڈنی کے اس کینسر صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے؟
किडनी के कैंसर्स होते हैं वो भी उनका जैसे बाकी कैंसर्स का होता है उसी तरह से उसकी डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन होता है और फिर देखा जाता है कि कहीं फैला हुआ तो नहीं है, लिमिटेड है कि नहीं है डिजीज, और उसके हिसाब से ही फिर उसकी सर्जरी प्लान होती है। तो होते हैं वो डिजीज जी ठीक। अच्छा डॉक्टर किरण, मैं और मज़ीद ये चाहूँगी कि हम किडनी डे इस पे बात करें तो थोड़ा सा और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करते हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर हम बचपन से प्रोसेस फूड का इस्तेमाल, तो अब प्रोसेस फूड का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या कहीं ना कहीं ये प्रोसेस फूड आगे जाके किडनी के प्रॉब्लम्स या दूसरे और इस तरह की चीज़ें, हमारा लाइफस्टाइल ज़ाहिर बहुत ऐसा हो चुका है कि हमें बाहर के खाने पसंद है। अच्छा, इसमें देखें ये है कि बच्चों पे तो मैं एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों की जी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि डेफिनेटली जो हमारी वैसे एडल्ट्स के लिहाज से भी मैं कहूँगी कि जो प्रोसेस फूड का इस्तेमाल हम लोगों का काफ़ी बढ़ गया है, जैसे कि सॉसेजेस हैं या काफ़ी हम लोग चीज़ें और भी यूज़ करते हैं जो कि रेडी टू फ्राई होती हैं, रेडी टू मेड होती हैं, तो वो डेफिनेटली देखें उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के बगैर तो वो खाना ख़राब हो जाएगा, तो डेफिनेटली प्रिजर्वेटिव्स जो है वो कुछ और चीज़ें होती हैं जो गसाइयत से बाहर की चीज़ें होती हैं। इसी तरह जिस तरह एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अब डिफरेंट केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उसी तरह से ये भी प्रिजर्वेटिव भी बेसिकली एक तरह के केमिकल्स हैं, और किडनी हर चीज़ किडनी से गुजरती है, तो किडनीज़ को ये चीज़ें मुतासर करती हैं। जैसे कि मैंने हकीम की दवा का भी कहा कि हकीम की सारी दवाएं ख़राब नहीं होती, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स किडनी बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि वो उसको एक्सक्रीट आउट कर रही होती हैं, पेशाब के ज़रिए निकाल रही होती हैं, तो वो डेफिनेटली ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं क्योंकि कितना हैंडल अच्छा कर सकें। जी, बहुत सारे लोग पथरी के इलाज के लिए भी ज़्यादातर हकीम के पास जाते हैं, क्या वाकई पथरी हकीम निकाल सकता है? एक्चुअली हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जैसे अगर मैंने किसी को डायलिसिस का कह दिया तो हमारे यहाँ ये है कि फ़ियर इतना ज़्यादा है ना, ये फ़ियर है बेसिकली, डिनायल है और फ़ियर है। एक तो अपनी बीमारी से डिनायल मतलब कि अपनी बीमारी को एक्सेप्ट ना करना कि हमें बीमारी है नहीं या हम सही हो जाएंगे, हम मतलब ये चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, उससे भागना एक तरह से ना, और फिर उसमें ये होता है कि फिर वो दूसरे रास्ते ढूंढते हैं कि मतलब कोई और बंदा ढूंढते हैं जो कि उसको कह दे कि नहीं तुम्हें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें वो कोई भी हो सकता है, वो कोई और डॉक्टर भी हो सकता है, कोई हकीम हो सकता है, कोई होम्योपैथिक का डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई पीर फ़कीर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये हमारे मुल्क में ये है चीज़ ना, तो वो लोग बेसिकली एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग अपनी बीमारी को ओन नहीं करते। देखें बीमारी, मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से आती है, किसी को होती है किसी को नहीं होती, कुरान में इसका जिक्र है और यही कहा गया है कि इलाज है और कराओ, ये भी लिखा हुआ है कुरान में। तो जितना इलाज है दुनिया में हम अपने इल्म के हिसाब से करते हैं, बाकी सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी मौत अल्लाह देने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसको डिनाइल में नहीं जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट या उसकी फैमिलीज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और वो दूसरे रास्ते ढूंढ रही होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, हमने बहुत ही मुफीद बातें की। आखिर में किडनी के आलमी दिन के ऊपर आप क्या ऐसा पैगाम तमाम सामीन को देना चाहेंगे? इस दफ़ा क्योंकि हमारा थीम जो है वो लिविंग विद किडनी डिजीज़ है, मतलब कि जिन लोगों को ऑलरेडी गुर्दों के मसले हैं, किसी भी किस्म का मसला है, उनके लिए है कि उनको कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो उसमें मैं यही कहूँगी कि अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें। तो पहली बात है आपकी बीमारी आपकी है और आपकी फैमिली या वो सब मुतासर हो रहे हैं, वो भी मतलब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और लोग बहुत डिप्रेशन का, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन एक बढ़ता हुआ खुद अपना एक दाती मर्द है। तो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर लेंगे आप तो उसका इलाज भी बेहतर कर सकते हैं, डॉक्टरों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी आप अच्छा कंफर्टेबली चल सकते हैं। तो अपनी सबसे पहले तो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें, फिर अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें, अपने डॉक्टर से जो है वो रेगुलर चेकअप कराएं, अपना फॉलोअप, अपनी हेल्थ की तरफ खुद तवज्जो दें, मतलब अपने आप अपना ओन करें, अपनी उसको, अपनी सेहत को ओन करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण फॉर कमिंग टू माय शो। और सामीन आप भी हमारा शो इसी तरह सुनते रहिए। यकीनन गुर्दों के अमराज बहुत आम हैं और इससे बचाव भी यकीनन मुमकिन है। वर्ल्ड किडनी डे पर यकीनन हम सब ने कल ये अहद भी किया और आने वाले दिन में भी ये अहद करेंगे कि हम इस तमाम अमराज की रोकथाम की पूरी कोशिश करते रहें, खुशहाल और सेहतमंद माशरे के क़याम में अपना किरदार अंजाम देते रहें। जैसे कि किडनी सेंटर भी बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार अंजाम दे रहा है। अपने जिस्म के अज़ा का ख्याल रखिए, इनको खौफज़दा मत कीजिए। याद रखिए ये अज़ा मार्केट में अवेलेबल नहीं है
اور اپنے جسم کو اپنا ہی سمجھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے نئے ٹاپکس اور نئے ڈاکٹرس کے ساتھ. آخر میں ایک اور امپورٹنٹ پیغام کہ ہم کووڈ-19 کی بات یقیناً ہر شو میں شاید نہیں کرتے، لیکن ہم نے یہ بات ابھی بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کووڈ-19 اس دنیا سے ابھی ختم نہیں ہوا. آپ نے ابھی بھی وہ تمام پریکاشنز لیتے رہنا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اور ہاتھ نہیں ملانا. اور ویکسینیشنز اس وقت آ چکی ہیں. اگر آپ ریلیکٹنٹ ہیں کہ آپ ویکسینیشنز نہیں لگوانا چاہتے تو یہ غلط ہے. ویکسین ضرور لگوائیے. اگر ہم ویکسین نہیں لگائیں گے تو پھر ہم خود ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اس کرونا وائرس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. تو ویکسین ضرور لگائیے اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد سے جلد ہم اس وائرس سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.